नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत भरी खबर। मोदी सरकार कंपनी को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि अगले साल से कार, टीवी और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो खरीदना महंगा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सरकार ने जीएसटी बचत महोत्सव मनवाया, जीएसटी की दरों में कटौती की, फायदा भी मिला। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 से 3 महीने में ही दाम बढ़ने की बात शुरू हो गई? तो चलिए आज इन्हीं खबरों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली। दिन के दौरान यानी ट्रेडिंग सेशन के दौरान वीआई का शेयर जो है 3% चढ़कर 12 रुपए के लेवल को भी पार कर गया और अपना नया 52 वीक हाई बना। हालांकि इसके बाद शेयरों में कुछ गिरावट भी आई। अब किस खबर के द्वारा जो है वोडाफोन आइडिया के शेयरों में हलचल है, क्या एजीआर बकाये पर मिलेगी बड़ी राहत, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे सरकारी बैंकों के मेगा मर्जर प्लान की। मोदी सरकार कुछ छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने की तैयारी कर रही है, यानी मर्ज करने की बात कह रही है। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, एकदम आसान भाषा में प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे नए साल की शुरुआत होने में मात्र 15 से 16 दिन बचे हो, लेकिन नए साल की शुरुआत आपके लिए महंगी साबित हो सकती है। क्यों पड़ेगी महंगाई की मार, किन किन चीजों के दाम बढ़ने वाले, इसकी करेंगे पड़ताल। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। कुछ दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया को लेकर खबर आई थी कि सरकार इसी साल के अंत तक एजीआर के मामले में कंपनी को बड़ी राहत दे सकती है। खुद जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं सिंधिया साहब, उन्होंने भी कहा था कि केंद्र सरकार कुछ हफ्तों में जो है अपना असेसमेंट पूरा करके सिफारिश जारी कर सकता है और राहत पैकेज की रूपरेखा जो है तैयार कर सकता है। प्रवीण सर, आज खबर भी आ गई, सरकार वोडाफोन आइडिया को उसके जो है एजीआर बकाये पर 4 से 5 साल का जो है मोरेटोरियम देने पर विचार कर रही है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कंपनी को अगले 4 से 5 सालों तक इस बकाये की किस्त को जो है चुकानी नहीं पड़ेगी। सबसे खास बात यह होगा बॉस कि मोहलत जो है वो ब्याज मुक्त हो सकती है। फिलहाल कंपनी पर 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो ड्यूज है। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? आपसे बेहतर मैं तो ऑन स्क्रीन कह रहा हूं सर कि वोडाफोन आइडिया वाले केस को कोई नहीं समझा सकता है। देखिए, इस चीज़ की बातचीत पहले से चल रही थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और उसके बाद से ये बात लगातार थी कि अब सरकार क्या फैसला लेगी। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम जब तक पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के पहले जो बयान आया वो ये आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले समझ लिया जाए, उसमें क्या लिखा है, किन दायरों का जिक्र है, कितनी राहत दी जा सकती है, उसके बाद हम फैसला करें। उसके बाद सबसे लेटेस्ट जो टेलीकॉम मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा कि पहले एक बार वोडाफोन आइडिया अपना प्रपोजल सरकार के पास भेज दे, उसके बाद जो दायरा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके भीतर रहकर वहाँ क्या किया जा सकता है सरकार वो देखेगी। अब ये माना जा रहा है कि सरकार 2 बड़े ऑप्शंस पे काम कर रही है। एक पहला ये है कि मोरेटोरियम देना, जिसमें 4-5 साल तक आपको बिल्कुल छूट है कि आपको कुछ नहीं देना। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो एजीआर का जो बकाया है लगभग 83,000 करोड़ का, वो तकरीबन आधा करने की बात आ रही है। और इसमें आपका जो आउटगो है वो 6, उसके बाद जो मोरेटोरियम अगर 5 साल का दिया जाता है तो 5 साल के बाद फिर 6 सालों की किस्तें बनेंगी, जिसमें कंपनी उस जो बकाया आधा जो एजीआर का ड्यू है उसको चुकाने का उसको मौका मिलेगा। कुल मिला के मोटे तौर पर मतलब अगर बात को समझा जाए तो जो देनदारी है कंपनी की एजीआर बकाये की, वो सीधी तौर पर घटकर आधी रह सकती है। तो यानी बॉस 83,000 करोड़ के आसपास एजीआर ड्यूज है, 50% अगर कम किया जाए तो 40,000 करोड़ के आसपास का देनदारी हो जाएगी। तो बहुत बड़ी राहत है वो। बिल्कुल। और ऐसा माना भी जा रहा था कि 40 से 50,000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार फ्री यहाँ पे कर सकती है। इसी रिकैलकुलेशन की मांग वोडाफोन आइडिया ने भी की थी, जहाँ उसने कहा था कि साहब जो एजीआर का बकाया है उसको कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है, पहले तो मेथड को ही सरकार रेक्टिफाई करे। इन कंपनियों की पहले से मांग थी कि ये जो ट्राई का जो तरीका है एजीआर ड्यूज को कैलकुलेट करने का, वो पूरा का पूरा मेथड ही बदला जाना चाहिए, क्योंकि उसमें इनके आउटगो ज़्यादा हैं जी। तो अब क्या उस मेथड को सरकार बदलेगी या सरकार एक मुश्त राहत देने वाली है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब सरकार अपनी तरफ से प्लान लेके आएगी, हो सकता है अगले कुछ दिनों में आ जाए, वहाँ चीज़ें जाके क्लियर होंगी। सर, आपने जो ये बात बोली, क्या इसको मैं एक कहानी से जोड़ सकता हूँ? जो बीच में खबर आई थी, जो कहा गया था कि रिकैलकुलेशन को लेकर जो फिर से जो एक बात आ गई थी कि कुछ हज़ार करोड़ के आसपास की देनदारी बैठ रही थी, जिसको लेकर वोडाफोन आइडिया फिर सुप्रीम कोर्ट गया था कि ये देखिए जो रिकैलकुलेशन वाला मामला ये गलत तरीके से कैलकुलेट किया गया।
क्या यही बात थी? नहीं, उसमें देखिए दो चीज़ें थी। एक तो चीज़ थी जो 2017 तक के एजीआर बकाया का था, उसमें एडिशनल डिमांड एक जो की थी, तो उस एडिशनल डिमांड को लेके उन्होंने मांग की थी कि साहब ये एडिशनल डिमांड जो है वो जायज़ नहीं है, इसको अचानक से आप कहाँ से लेकर आ गए। तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये आपका जो अलग अलग सर्किल हैं वहाँ पे आपका एजीआर बकाया कितना है, उसको हमने डिमांड को रेज़ नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिमांड थी नहीं जी। तो वो 2019 तक का लगभग 9,000 कुछ करोड़ रुपए की वो जो डिमांड थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर कंपनी गई थी, तो वहाँ से उसमें मांग की थी। ये कैलकुलेशन की मांग अब कंपनी ने की है कि इस पूरे जो कैलकुलेशन की प्रक्रिया है, मेथड है जो सरकार से राहत की मांग है, उसमें उन्होंने इस रिकैलकुलेशन की मांग को कहा है। जी। प्रवीण सर, इसके अलावा एक रिपोर्ट ये आ रही है कि एक हाई लेवल कमेटी जिसकी अध्यक्षता जो है जो सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और वोडाफोन आइडिया जो है दोनों की बात सुनकर जो है फाइनल ईजीआर की जो देनदारी है वो तय करने की बात आ रही है। ऐसा ये करना भी बहुत ज़रूरी है सर, कभी पता ही नहीं चल पाता है कि 83,000 करोड़ है, फिर आपसे भी जब चर्चा होती थी तो आप कहते थे इस पर ब्याज लगता है, फिर जो ब्याज अगर नहीं दिया गया उस पर पेनाल्टी लगता है, फिर टोटल जो है अमाउंट कुछ और आ जाता है। तो ये भी एक बात जो सामने आ रही है, सही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए 2023 तक जहाँ तक मुझे याद है उसमें जो देनदारी की जो एजीआर के बकाये की बात है उसमें एक जो बड़ी दिलचस्प चीज़ थी या चौंकाने वाली चीज़ है, पेनल्टी जो लगी है एजीआर के बकाये पे वो 6,000 करोड़ की लगी है। उस पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट लगा है वो 11,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो इन डिस्क्रिपेंसीज को इन डिस्क्रिपेंसीज को दूर करना तो बेहद ज़रूरी है ही सरकार के मोर्चे पे भी। जी। अब प्रवीण सर, अब इसके अलावा एक बहुत बड़ी राहत जब दी गई एक टेलीकॉम ऑपरेटर को, तो दूसरा सवाल ये भी तो आता है कि व्हाट अबाउट एयरटेल, व्हाट अबाउट जियो? और इस ऐसी खबर आई थी सिंधिया साहब से जब पूछा गया था कि एयरटेल को भी राहत दे सकते हैं क्या, तो इस पर उन्होंने बड़ा स्पष्ट जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो उनकी बात सामने आई है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू वोडाफोन आइडिया है। तो क्या एयरटेल फिर से ऐसी मांग नहीं उठा सकता कि भाई उनकी 50% ऑफ हो रही है, हमारी भी कुछ कम कर दो ताकि हम भी केपेक्स कर सकें? उनको जो सरकार ने कहा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको मतलब वोडाफोन आइडिया के बाहर अगर किसी और कंपनी को एजीआर बकाया या किसी दूसरी राहत को अवेल करना है, वो चाहते हैं ऐसा, तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। जो वोडाफोन का मामले का जो फैसला आया वो सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए है, इसको दूसरे मामलों के लिए इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर एयरटेल सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ फैसला देता है, तो हम एयरटेल को भी ऐसी राहत देने पर विचार कर सकते हैं। जी। मतलब सीधे तौर पर बात यह है कि वोडाफोन का फैसला सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन के लिए। कोई दूसरी कंपनी अगर राहत की मांग करती है तो उसको पहले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा, सरकार उस फैसले की लिमिट्स में रहते हुए उनको राहत देने की कोशिश करेगी। अब सर लौटते वोडाफोन आइडिया पर ही, कंपनी कह चुकी थी कि फाइनेंशियल 26 से जो है ऑपरेशन चलाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, सरकार मुझे बचाए, मदद करे। अब सरकार ने बचा लिया है सर, तो क्या आप समझा जाए कि वीआई की जो गाड़ी अब बहुत स्मूथ चलेगी, शेयरों में अच्छा खासा जो है अब बढ़त देखने को मिल सकती है, इन्वेस्टर्स जो फंसे हुए हैं उनका पैसा भी बढ़ता हुआ दिखेगा? नहीं, देखिए अभी जब तक सरकार की तरफ से फाइनल फैसला नहीं आ जाता, अंतिम फैसला नहीं आ जाता कि इतनी राहत मिली है, इस तरह से सरकार राहत देना चाहती है, तब तक आप ये मानकर चलिए कि जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी को अभी भी इस राहत को के मिलने के बावजूद भी अगर मान लीजिए 40,000 करोड़ का भी आउटगो बनता है या 42,000 करोड़ का, तो वो भी अगले 6 साल में उसको मान लीजिए 5 साल का मोरेटोरियम भी मिल गया तो उसके अगले 6 साल में इस 40-42,000 करोड़ को देना होगा। ये एक देनदारी कंपनी के ऊपर रहेगी। इसके अलावा कंपनी को अपने जो लगातार जो यूज़र्स छोड़ के जा रहे हैं वहाँ भी कंपनी को अपनी चीज़ों को ठीक करना होगा। उसके लिए भारी भरकम कैपेक्स की ज़रूरत होगी। 25,000 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज जुटाना चाहती है, 50-55,000 करोड़ रुपए का एक पूरा केपेक्स का प्लान है कंपनी का। अब ये पैसा आपको चाहिए, इसमें आपका डेट राइज करेगा, आपका डेट बढ़ेगा और डेट बढ़ेगा तो उसके साथ फिर आपका इंटरेस्ट आउटगो भी बढ़ेगा। तो कंपनी को पटरी पर आने के लिए अभी
लंबी चौड़ी मशक्कत करनी एक बाकी डेटा है। और है मेरे पास बॉस कि अभी के शेड्यूल, मौजूदा शेड्यूल के तहत अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया को मार्च 2026 से एजीआर की किस्तें भी चुकानी है बिल्कुल। और कुल 6 किस्तों में जो है पेमेंट होना है, जिसकी पहली किस्त थी जो करीब ये आंकड़ा है सर 18,000 करोड़ के आसपास पहला किस्त है। 18,060 करोड़ रुपए की एक एक किस्त है, वो चुकानी थी। लेकिन अगर ये फैसला आता है तो ये सारी किस्तें फिर वो सारी की सारी माफ़ हो जाएंगी। फिर जो सरकार नया अरेंजमेंट तय करेगी कि अब इस तरह से आपको पे करना। यही कंपनी ने बात कही थी कि अगर आप हमको राहत तत्काल नहीं देते तो मार्च में जो 18,000 करोड़ की किस्त देनी है या मार्च के बाद देनी है, उस किस्त को देने में कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी। तो गंभीर संकट तो वोडाफोन आइडिया के एक लास्ट सवाल भी पूछ लेता हूं आपसे सर। टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही है तो सर कंज्यूमर सेंट्रिक जो सवाल है कि प्राइस हाइक को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। आरपू को बढ़ोतरी, आरपीओ में जो बढ़ोतरी की बात होती है वो कहा जाता है, 250-300 करने की बात कही जाती है। क्या उस मोर्चे पर भी कुछ आपके साइड से कोई खबर है क्या सर? क्या झटका लगने वाला है कंज्यूमर्स को या नहीं? नहीं, माना जा रहा है कि झटका लग सकता है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि कुछ प्लान्स को महंगा किया गया है इधर बीच। अब जो दिसंबर के तरफ एक कीमतों में बढ़ोतरी की बात आ रही थी, अभी तक कोई ऐसा रिचार्ज 15 तारीख प्लान हो गया है सर। हाँ, रिचार्ज प्लान महंगे करने की अभी तक टेलीकॉम कंपनियों ने किसी ने भी ऐलान नहीं किया है। हो सकता है नए साल में करें, हो सकता थोड़ा उसके बाद करें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश के सरकारी बैंक जो हैं एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश जो है करने वाले हैं। आने वाले बजट में सरकार ऐसे फैसले ले सकती है जो बैंकिंग सिस्टम की तस्वीर ही बदल दें। छोटे बैंकों का विलय हो, सरकार की हिस्सेदारी में कटौती हो सकती है और विदेशी निवेश जो है उसके नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। प्रवीण सर, सरकार क्या इन कदमों से सरकारी बैंकों को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है? और इसके अलावा सर कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा भी की थी कि अब 12 से जो है वो घटकर 4 हो सकती है संख्या, बैंकों की संख्या, जो देश में जो सरकारी बैंकों की जो संख्या है। बीच बीच में कई बार खबरें आती रहती हैं कि सरकार जो है मेगा मर्जर प्लान की बात कर रही है। तो क्या सर उसी खबर का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, फॉलोअप है? नहीं, बिल्कुल खबर ये वही है, लेकिन इसमें एडिशनल जो अपडेट है या जानकारी है और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस पूरे बैंक मर्जर या बैंक्स में अपने स्टेक को डाइल्यूट करने का फैसला या उसका रोड मैप कह लीजिए या उसका फ्रेमवर्क कह लीजिए, ये सरकार 1 फरवरी को बजट में पेश कर सकती है। तो ये अपने आप में बजट में आने वाला बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा रिफॉर्म साबित विशाल हो सकता है। इस लिहाज से इस खबर में हाँ बिल्कुल, इस लिहाज से इस खबर के लिए यार बैंकिंग सेक्टर के लिए यहाँ पे थोड़ा सुर्खियां बनती हुई दिख रही हैं। जी, लेकिन प्रवीण सर पहले तो 27 बैंक थे, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद उसको घटाकर 12 किया गया। अब बात आ रही है कि 4 बैंक्स करने की। बिल्कुल, लेकिन सर इसका आम यूजर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आप समझना चाहेंगे? देखिए, सरकार यहाँ पे 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी पे काम एक तो सरकार की भी प्लानिंग बताइएगा और फिर आम लोगों पर क्या असर होगा ये भी बताइए। बिल्कुल, सरकार की यहाँ 2 तरह की प्लानिंग है। एक तो प्लानिंग सरकार की ये है कि जितने छोटे बैंक्स हैं उनको आपस में मर्ज किया जाए और बड़े बैंक की शक्ल दी जाए, ताकि एक जो नई एक उभरती तेज़ी से आगे बढ़ती इकॉनमी है, 2047 में विकसित भारत बनाने की इकॉनमी है, और उसके लिए जो देश में लगातार क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है, कर्ज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, छोटे बैंक्स कई बार उसको, बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डिमांड को छोटे प्रोजेक्ट्स कई बार पूरा नहीं कर पाते। जब बड़े बैंक होंगे तो वो यहाँ पे कर्ज की जो ज़रूरतें हैं तेज़ी से ग्रोथ करते हुए भारत के लिए, वो उसको पूरा कर पाएंगे। एक चीज़ है जहाँ पे कि मर्जर का सहारा लिया जाएगा। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जिन बैंकों में सरकार का स्टेक 70-80%, 60% है, वो हिस्सेदारी भी कम होगी, स्टेक को कम किया जाए और वो 50-51% के आसपास लेकर आया जाए, यानी मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग सरकार के पास रहे, लेकिन विदेशी पूंजी और बाकी मार्केट की पूंजी बैंकों में लाई जाए, ताकि बैंक ज़्यादा एफिशिएंट होकर काम कर सके। लेकिन प्रवीण सर, अगर सरकार की हिस्सेदारी कम होगी, मैं आपसे ऑन स्क्रीन पूछ रहा हूं, तो इससे तो फिर वो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो उससे उसको पैसा आएगा। बिल्कुल, और वो पैसा फिर वो केपेक्स में खर्चा करेगी, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, स्कूल्स में। बिल्कुल जी, और विदेशी निवेशकों का एंट्री होने से भारतीय बैंक्स भी और मजबूत होंगे। सरकार देखिए विदेशी जो FDI की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि 20 से बढ़ा के 49% किया जाए। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा बैंकों में तो ये ज़्यादा एफिशिएंट भी होंगे और कैपिटल होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बैंक परफॉर्म भी कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। अब आपने जो एक सवाल पूछा कि आम लोगों के लिए इसमें क्या है जी, देखिए ज़्यादा सक्षम बैंक होंगे तो एक तो प्रोसेसेस
ज़्यादा स्मूथ होंगी। छोटे बैंक्स होते हैं, कई बार उनमें प्रोसेसेस ऐसी मुश्किल हो जाती हैं कि आम लोगों को वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता। बड़े बैंक होंगे तो कर्ज से लेकर आपके डिपॉजिट्स या खाते की तमाम जो चीज़ें हैं, डिजिटल बैंकिंग है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा बेहतरी सरकारी बैंकों के लेवल पर हो पाएगी, एक बात। दूसरी बात, सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों को compete कर पाएंगे, चाहे अर्बन मार्केट्स हो चाहे रूरल मार्केट्स हो जी। तो अपना ब्रांच नेटवर्क भी बढ़ाने में यहाँ पे इनको मदद मिल सकती है। कुछ दिक्कतें भी आ सकती है सर। मान लीजिए जो चेकबुक है, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो करना होता है, वहाँ आईएफएससी कोड हो गया, ब्रांच कोड डालना होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने में थोड़ी दिक्कत नहीं, आएगी। जब मर्जर होगा तो जाहिर तौर पर ये मानकर चलिए कि आप 2-3 महीने की इस तरह के जो दिक्कतें हैं वो आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर हमने पिछले बैंकों में भी देखा कि कैनरा बैंक, बिल्कुल, जब सारी की सारी प्रोसेस फिर स्मूथ हो गई, एक बैंक के बैनर तले सारी चीज़ें फिर आ गई, तो लोगों को उतनी मुश्किलात पेश नहीं आई। जी। अब प्रवीण सर, आपसे बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो सर बैंकिंग सेक्टर के ओवरऑल पिक्चर पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। एनपीए को लेकर जो खबरें आई थी सर कि ऑल टाइम लो पर है हम लोग, एग्जैक्टली मतलब बहुत अच्छी तरह से जो बैंक का जो फाइनेंशियल्स है वो बड़ा मजबूत हो गया है। इस पर आपसे आपके क्या अगर टिप्पणी है तो? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो देखिए व्हाट अबाउट क्रेडिट ग्रोथ भी बताइए। नहीं, इसमें क्रेडिट ग्रोथ तो जाहिर तौर पर डिपॉजिट ग्रोथ को अभी भी आउटपेस कर रही है, जो रिसेंट डेटा आया उसके हिसाब से अक्टूबर का। लेकिन उससे इतर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो एनपीएस और बैंकों के, जो सरकारी बैंकों के खास तौर पर टर्न अराउंड की बात है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैं, उन्होंने अभी हाल में ही एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी अभी एक मुलाकात एक बड़े व्यक्ति से हुई जिनकी जो डिफ़ॉल्ट कर गए थे और जिनका बकाया था, जो भारत छोड़ के चले आए। उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपना सारा लोन जो है वो चुका दिया है। तो खुद रघुराम राजन, जो ओवरऑल अगर आप वैसे देखेंगे तो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के क्रिटिक रहे, वो खुद ये मानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस को लेके सबसे बड़े रिफॉर्म हुए और सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर के टर्न अराउंड की कहानी सबसे ज़्यादा एक तरह से कही जाए तो आश्चर्यजनक और सुखद है। जी जी जी। चलिए सर, अब रघुराम राजन साहब की भी स्टोरी को हम लोगों ने मर्ज करने की कोशिश की है, तो आगे के मनी सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगा। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। मेमोरी चिप की बढ़ती लागत और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती जो है कीमत अब भारतीय कस्टमर्स की जेब पर भारी पड़ने वाली है। घर घर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हैं अब 10% तक महंगे हो सकते हैं। प्रवीण सर, हाल ही में सरकार ने 32 इंच और उससे बड़े जो है टीवी स्क्रीन पर जो है जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया था। इस कदम से डिमांड में काफ़ी तेजी देखने को मिली थी, जिससे कीमतों में लगभग जो है 4,500 रुपये की कमी आई थी। लेकिन मेरा आपसे सवाल है सर कि जीएसटी बचत महोत्सव हम लोगों ने मनाया, कहा गया कि टैक्स स्लैब्स को दम कम कर दिया गया, मात्र अब 2 टैक्स स्लैब्स हैं, लोगों को बहुत राहत पहुंचाने के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कदम उठाया गया। मात्र 2 महीना ही हम लोग टिक पाए सर। कहा जा रहा है कि जनवरी से जो है अब आपको 10%, मान लीजिए 1 लाख का अगर हमको टीवी खरीदना हो तो 1,10,000 का होगा, 50,000 का टीवी खरीदना 55,000 का हो गया। नहीं, इस बात की देखिए चिंता तब भी थी जब सरकार ने जीएसटी कटौती के कदम उठाए थे। उस वक्त भी ये फिक्र बड़ी जोर शोर से सामने आई थी कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार तो अपनी तरफ से बड़ी छूट दे रही है, 2-2 टैक्स स्लैब सरकार ने खत्म कर दिए और कंपनियां माने ना, कंपनी इसका फायदा आम लोगों को दे ही ना। लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने कहा नहीं साहब, हम तो तत्काल देंगे इसका फायदा, और बल्कि 22 सितंबर जब से नवरात्र थे तब से लागू होना था, उससे पहले ही कंपनियों ने देना शुरू कर दिया। चाहे ऑटो सेक्टर की देख लीजिए, चाहे बाकी देख लीजिए कि साहब आप अभी आइए, अभी जो जीएसटी का बेनिफिट है वो अभी ले लीजिए। लेकिन अब वो जो चिंता थी, अब वो जो आशंका थी, अब वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। जहां आपकी चिप का चाहे बात की जाए कि साहब चिप की वजह से टीवी महंगी हो जाएंगी 8-10%, रेफ्रिजरेटर, एसी, मेरे पास लिस्ट है बॉस, होम अप्लायंसेस जो टीवी तक ही सीमित नहीं है। हाँ। एसी को उसमें कहा जा रहा है कि इसमें इंपोर्टेड पीसीबीज है, इन्वर्टर ड्राइव्स है, सेंसर्स लगा हुआ है, इसलिए इसकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। फ्रिज में स्मार्ट कंट्रोल्स हैं, डिस्प्लेज लगे होते हैं। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर का लिस्ट में नाम, इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो है कंट्रोल यूनिट्स इसमें लगे हुए। माइक्रोवेव्स, इंडक्शन कुकटॉप्स, चिमनी, आरओ, कुछ नहीं बचा है सर। कौन सी, मुझे एक आप चीज बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक
आपका कंट्रोल सिस्टम नहीं लगे होते, पैनल्स नहीं लगे होते। अब तो आजकल पंखा भी बोला जा रहा है सर कि रिमोट से ही आप ऑन ऑफ चलने कर वाले लीजिए। आ गए हैं, आपके वाईफाई से कनेक्टेड आ गए हैं। तो अब तो ये बात कहना कि साहब केवल उन्हीं के बढ़ेंगे, इसका मतलब ये है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द सेक्टर, एक तरह कंज्यूमर गुड्स में की और FMCG की बात कर रहा हूँ, वहाँ कीमतें बढ़ाने की तैयारी रूपरेखा कर ली गई कि साहब चिप महंगी हो गई है तो अब आपको ज़्यादा पैसे जनवरी से देने पड़ेंगे जी। यही हाल ऑटो सेक्टर का है। ऑटो कंपनियां कह रही हैं कि वहाँ मैक्सिको में साहब 50% का टैरिफ कर दिया गया है, हमारे ऊपर क्राइसिस है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, तमाम तरीके की मुश्किलें हैं, अब जनवरी से कीमतें बढ़ानी होंगी, दिसंबर तक हमने डिस्काउंट जो देने थे दे दिए। इसका मतलब आपके और मर्सिडीज की अगर बात करूं 2% प्राइस हाइक करने का मर्सिडीज ने ऐलान भी कर दिया है। और अब वो दिन दूर नहीं सर जब मारुति और छोटे जो कार बनाने वाली कंपनियां करेंगी। आप ये देखिए कि जनवरी में कंपनियां लगातार इस चीज़ की शुरुआत कर देंगी, जब जल्दी जल्दी कीमतें बढ़ाने की जी। तो अब कुल मिला के मसला ये है कि 2-3 महीने की राहत के बाद आम आदमी की जेब पर अब पड़ने वाली है फिर से मार जी। तो सर मार से बचना है तो क्या फटाफट दिसंबर जो 15 दिन बचा हुआ है, 16 दिन बचा हुआ है, इसी दिन और मतलब खरीदारी कर लें? कि खरीदारी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को तभी करनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो, जब उसका जब बजट और उसकी जब जेब उसको अलाउ करे। इम्पल्सिव या चूंकि जनवरी में दाम बढ़ जाएंगे या फरवरी में बढ़ जाएंगे इसलिए अभी खरीद लें और अभी ज़रूरत हो या ना हो, ऐसी खरीदारी करना ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पर जबकि माहौल बहुत अनसर्टेन है ग्लोबल लेवल पे, दुनिया भर में, ऐसे वक्त पे ख़रीदारी करने की हड़बड़ी दिखाना मुझे तो समझ में नहीं आता। लोगों ने कारों की बाइंग स्पॉन्टेनियस या इम्पल्सिव बाइंग की, कारों की या अप्लायंसेस की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की। बट सर 1 मिनट में उसका एक डेटा था, मैंने मनी सेंट्रल में उस चीज़ को पढ़ा था, 1 सेकंड में 2 कारें और 2 सेकंड में मतलब 4 बाइक्स जो है ऐसी बिक्री हो रही थी, ये ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, कितनी धुआंधार जो है बिक्री। नहीं वो अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, यहाँ पे भी अभी जारी ही है जी जी। सर एक और रिपोर्ट में एक और डेटा है सर, उसमें कहा जाए कि चिप बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा मुनाफे वाले AI प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दे रही हैं, जिसके वजह से भी जो है चिप्स की जो किल्लत जो देखने को मिल रही है ये बात सामने आ रही है। इसके अलावा कई जो है, एक कंपनी है सर सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स, जो देखिए थॉमसन कोडक जैसे ब्रांड के लिए टीवी बनाती है, वो कह रही है कि पिछले 3 महीने में जो है मेमोरी चिप्स की जो कीमतें वो 500% तक बढ़ गई है। तो ये जो कीमतें जो बढ़ी है तो मुझे पास ऑन करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा तर्क दिया जा रहा है सर। तो क्या मैं इस कहानी को सर कुछ दिन पहले भी सर, कुछ साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जिस समय हम लोग, अभी तो चिप्स वाला मामला है सर, पहले हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स को लेकर भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने कही थी। उस समय कहा गया था कि इसकी शॉर्टेज की वजह से है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत आ रही है। तो ये कहानी बार बार क्यों आती रहती है सर? क्या मुझे तब भी ये कहा गया था कि मुझे तो अच्छे से याद है जब सेमीकंडक्टर की क्राइसिस हुई थी, कोविड के पीरियड की बात है, उस वक्त सप्लाई चेन्स पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, चाइना से दुनिया भर में सामान नहीं जा रहा था और इस वजह से खास तौर पर ऑटो सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर्स की समस्या आ गई थी। और तब ये कहा गया था कि ये जो क्राइसिस है ना ये लंबी चलेगी, कई साल तक चलेगी। लेकिन आप देखिए 1 साल 1.25 साल के भीतर वो क्राइसिस कहाँ चली गई पता नहीं, कोई नाम भी नहीं लेता कि सेमीकंडक्टर की नाम की कोई क्राइसिस हुई थी। लेकिन फिर अब चाइनीज रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स की बात आई थी सर, उसमें भी आया था कि साहब प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएंगे, प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे, गाड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाएगा, वो सब। और यही हाल ये AI चिप्स का है। ये कई बार ऐसा नहीं है कि कीमतें बढ़ी ना हो या कीमतों में या स्कार्सिटी ना आई हो, लेकिन मुझे लगता है कई बार चीज़ों को बहुत एग्जेजरेट किया जाता है, बहुत अधिकता से बताया जाता है ताकि इस तर्क को सही साबित किया जा सके कि साहब कीमतें बढ़ाना तो इमिनेंट है, बहुत परेशानी है, चीज़ें आ नहीं रही, अब तो महंगा करना ही पड़ेगा। और ग्राहक को लगता है कि यार जब सामान ही नहीं है, मुझे तो बहुत मुश्किल से टीवी मिली है जी। लोगों को ये मन में आ सकता है कि इसकी तो बहुत क्राइसिस है, कल को पता चले टीवी की बिक्री, टीवी का मिलना मुश्किल हो जाए जी। तो इस तरह की कई बार आर्टिफिशियली चीज़ें भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्रिएट की जाती है। प्रवीण सर, आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कितनी समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।